मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। लेकिन आज की चर्चा बहुत ही गंभीर, देश के दिल की आत्मा को तार तार कर देने वाली 9 अगस्त की वह सुबह, जब कोलकाता के मेडिकल कर कॉलेज में, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर बिटिया के साथ एक जघन्य अपराध किया गया और वहाँ के प्रिंसिपल संदीप घोष भी इन प्रश्नों के घेरे में आए। और इतना जघन्य अपराध कि वह आँखों से वह सेमिनार रूम में मिली, आँखों में रक्त था, उसकी टांग टूटी हुई थी 90 डिग्री पर, जो पेल्विक हड्डी टूटने के बाद ही हो सकती है। उसके होठ से खून बह रहा था, उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था। ऐसी जघन्य अपराध जब हुआ तो देश की आत्मा भी तार तार हो गई। और यह अपराधी बेखौफ जाकर पुलिस की बैरक में सो गया। इसको प्रोटेक्शन देने वाले जो हाथ थे, कहा जा रहा है, आरोप लगाया गया है कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने घटना को दबाने के लिए 20 घंटे तक एफआईआर नहीं की और क्राइम सीन को बदलने की कोशिशें की गई। ये सब प्रश्नों के घेरे में ना सिर्फ आम जनता बल्कि सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई ने, पुलिस ने तमाम ऐसे प्रश्न छोड़े हैं जो उठ रहे हैं। वह बेटो कैसे घूम रहा था हॉस्पिटल में? क्या वहाँ कैमरों की निगरानी नहीं होती? कैमरों की निगरानी होती है तो मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती? सुरक्षा क्या प्रबंध है? वहाँ कोई भी पेशेंट की सुरक्षा का भी सवाल है। और यह संजय राय नाम का तथाकथित आरोपी बेठोक बाइक से रात भर वहाँ घूम रहा था। 2 बार वो रेड लाइट एरिया में गया, क्या नापाक इरादे थे उसके। और 4 बार वो हॉस्पिटल के कैमरों में देखा गया। जब सारी दुनिया सोती है, वो 3 बजे, जब डॉक्टर बेटियां ड्यूटी दे रही थी, यह इसके नापाक इरादे इसके दिमाग में पल रहे थे या कोई और इसके पीछे। फिलहाल ये देखा गया कैमरों में 3 बजे एंट्री करते हुए, वहाँ 40 मिनट रुका और 4 बजे निकलकर जाकर ये बैरक में आराम से सो जाता है। इस बारे में तमाम प्रश्नों के घेरे में पूरा का पूरा यह प्रशासन और व्यवस्था, मॉनिटरिंग व्यवस्था, अपराध की मानसिकता को संरक्षण देने वाले हाथों पर उठ रही है। जो हॉस्पिटल में अगर किसी को चोट लगती है तो वह इलाज तक नहीं करते बिना एफआईआर के, और उन लोगों ने इस बिटिया के मर्डर में और जघन्य अपराध में 20 घंटे एफआईआर में लगाए। ऐसा क्यों? ये स्वाभाविक प्रश्न है। ऐसा ही एक मामला 51 वर्ष पूरा था मुंबई में। स्पॉट बॉय ने हॉस्पिटल के ही नर्स के साथ जघन्य अपराध किया था और वो 42 वर्ष तक कोमा में रही। उसने अपना दम तोड़ा, तब वो सोचती रही कब उसे न्याय मिलेगा। और ऐसे ही महाराष्ट्र की 2 बच्चियों के साथ हाल में ही रेप का केस सबके सामने है। 1 या 2 स्टेट नहीं, जगह जगह ये घटनाएं मिल सकती हैं। आज यही आवाज़ उठ रही है कि आखिर यह कब तक? पूरे देश की बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। मानसिक रूप से अगर विकृत हैं, जैसे कि बताया, सीबीआई ने प्रश्न किए संजय राय से, तो उसमें जो साइकोलॉजी निकल कर सामने आती है उसको कह सकते हैं साइकोलॉजिकल रूप में वो हाइपर सेक्सुअलिटी का बीमार हो सकता है। वो बीमार है या वो किसी भी मानसिक स्थिति में है, लेकिन उसे आने जाने की ऐसी जगह कौन इजाज़त दे देता है कि वो बाकायदा पुलिस का स्टिकर अपनी गाड़ी पर मिसयूज़ करके हॉस्पिटल में घुसता है और 4 बार रात्रि में जाता है और जघन्य अपराध करके चुपचाप निकलकर सो भी जाता है। आखिर कब तक? ये पूरा मेडिकल जगत ही नहीं, देश की तमाम बहू बेटियां कह रही हैं संजय राय जैसे अपराधी और इनको प्रोटेक्शन देने वाले हाथों के बारे में 10 बार सोचना होगा। क्यों ऐसी व्यवस्था है? अस्पताल से निकलकर वह चला गया और पुलिस
कि भाई बड़े अफसरों ने इसे आत्महत्या देने का कोशिश की। आत्महत्या की कोशिश कितनी अफसोसजनक है, जहाँ कैमरे चल रहे थे, जहाँ पुलिस की व्यवस्था होती है, जहाँ रात भर बॉडी गार्ड वहाँ पर रहते हैं, ड्यूटी पर होते हैं। ऐसे हॉस्पिटल में अगर ये घटना घटती है तो देश के लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उन बेटियों के लिए जो रात को छोटी छोटी जगह अपने झुग्गियों में रहती हैं, कार्यस्थलों पर काम करती हैं, फिर उनके बारे में कौन सोचेगा? क्या हर बेटी को इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा 42 साल में, और आरोपी 7 साल में रिहा होकर इधर उधर खुला घूमता रहेगा? ये तमाम प्रश्न हैं, इसको लेकर के आज मैंने पोस्ट बनाई है कि वह बेटी जो ट्रेनी बेटी थी डॉक्टर, उसका नाम भले ही सोशल मीडिया से सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटा दीजिए, लेकिन ये बेटी किसी की भी हो सकती है, 1 या 2 नहीं, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ रहा है उस मानसिकता से जो पनप रही है माफिया। और तो और आप सोच लीजिए, उसी मेडिकल कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट रह चुके अख्तर अली ने संगीन आरोपों के घेरे में संदीप घोष को लिया है, जो प्रोटेक्शन दे रहे थे संजय राय जैसी मानसिकता वाले गैंग को। इसको गैंग ही कहा जा सकता है, क्योंकि उनके मुताबिक जब उनसे कहा गया ये आरोप, पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा आरोप नहीं, मैंने स्वयं इनके पर्दाफाश किए हैं। अख्तर अली ने यह कैमरों के सामने बोला कि 5 लाशें थी जिनको लावारिस बताकर ये बेचने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरह की जब हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यहाँ खुलासा हुआ तो यहाँ भी यही हुआ। तमाम प्रश्न उठे और इन्होंने पोस्टमार्टम पहले करा लिया और FIR रात को 11:30 बजे की। और तो और पेरेंट्स को भी 3 घंटे मिलने के लिए इंतज़ार करना पड़ा। वो बेटी निर्वस्त्र पड़ी थी, जगह जगह उसके खून बह रहा था, उसकी आत्मा नहीं थी, मर चुकी थी। देख रही होगी कि किन लोगों ने संरक्षण देकर एक देश की बेटी की इज्जत को तार तार किया है, किस तरह से जघन्य अपराध किया है, वो भी वहाँ जहाँ वह सेवा के काम में कार्यरत थी, सशक्त थी, पढ़ी लिखी थी। क्या यह प्रोटेक्शन मिलेगा एक पढ़ी लिखी बिटिया को, एक सशक्त बिटिया को? सोचने के तमाम मुद्दे हैं। और केस में जो हर रोज़ एक खुलासा आ रहा है, वह रात को क्यों गया? संजय राय अगर 4 बार हॉस्पिटल में आया और 2 बार रेड लाइट एरिया पर, इसके पीछे क्या क्या है यह मैंने पोस्ट में डाला है और जगाने की कोशिश की है कि हमारा देश फिर से जागे, फिर से हमें आज हर घर में रानी लक्ष्मीबाई जैसी बिटिया की ज़रूरत है। इस पोस्ट को देखिए। मित्रों नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में बहुत ही गंभीर, पूरे देश के लिए चिंता का विषय, तमाम सवालों के घेरे में रखने वाला विषय और बहू बेटियों की अस्मत की सुरक्षा को लेकर बहुत ही गंभीर, दुर्भाग्यपूर्ण, विडंबना वाला विषय, जिसने पूरे देश को एक बार फिर से ऐसे अपराध की प्रवृत्ति को बचाने वाले हाथों की जो करतूत हुई उसको लेकर भी शर्मसार कर दिया है। अपराधी को बचाने वाले हाथ और उसके पीछे तमाम अन्य कारण, बलात्कार, हत्या, किसी एक के मत्थे हम आरोप और प्रत्यारोप में तब तक नहीं गढ़ सकते जब तक कि कोर्ट, पुलिस और लंबी कानूनी प्रक्रिया उसको सज़ा के घेरे में ना रख दे। जबकि सब कुछ दिखाई देता है, आज कैमरों का दौर है, कहाँ क्या हो रहा है। कैमरे, आँख के कैमरे, डॉक्टर के कैमरे, व्यवस्था के कैमरे, मानसिकता के कैमरे, इसके बावजूद हम इस भयंकर त्रासदी को रोक पाने में कहाँ असफल हैं, क्यों हैं?
वह डॉक्टर बिटिया किन किन परिस्थितियों से गुजरकर जो देश की सेवा में काम करना शुरू किया, और जहाँ ऐसे मरीज आते हैं गंभीर से गंभीर, जब सारी दुनिया सोती है तो वो डॉक्टर बिटिया सेवा के लिए अस्पताल में कार्यरत थी। और ऐसी हजारों बिटिया अपने काम पर कार्यरत, लेकिन उसके साथ बलात्कार, वो भी जघन्य बलात्कार, जिसे एक ने किया या पूरा गैंगरेप था। उसकी हालत को देखकर ऐसे तमाम प्रश्न खड़े हुए। एक ऐसा बलात्कार जो पूरी मानसिकता को चपेट में लाता है कि यह किस मानसिकता के तहत ऐसी घटनाएं कभी निर्भया कांड के रूप में राजधानी दिल्ली में घट जाती हैं, तो कभी कोलकाता बंगाल में, और कभी बिहार में, तो कहीं महाराष्ट्र में बच्चियों का रेप। बहुत ही चिंता का विषय है। हर बेटी के माँ बाप इतने असहाय, इतने मजबूर। एक सनसनी पूरे देश में है और कई बार हो चुकी है। आंकड़े बताते हैं कितने घंटे में एक बलात्कार हो जाता है। वहाँ की कोलकाता की जो शीर्ष है राजनीतिक ममता दीदी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, और देश में, पूरे देश में तमाम राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, मेडिकल जगत ने इस बड़ी घटना पर एक बार फिर से देश की आत्मा को हिलाया है, झंझोड़ने का काम किया है कि उठो, कब तक बिटिया इन गंदी मानसिकता का शिकंजा बनकर इनके हाथों में खेलती रहेगी, और आखिरी दम तक, उस आखिरी दम तक जो एक ममता की प्रतीक है, स्नेह की प्रतीक है, सेवा की प्रतीक है, नक्षत्र स्पेस से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक में सक्षम है, हम उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? हम ये तो कह देते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने थे, उसने ये किया था, उसने वो किया था, रात में पैदल जा रही थी, लेकिन ऐसी घटनाएं भी जो मेडिकल जगत में, वो भी सरकारी अस्पताल में, दर्जन भर से अधिक उस बेटिया को जख्म थे, कहाँ कहाँ नहीं थे। दोनों आँखों में कांच के शीशे घुसे हुए, रक्त बह रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वह तमाम अखबारों में हमने सब ने देखे, देश को झंझोड़ कर रख दिया है। चश्मा लगाए हुए थी बिटिया, उसके आँखों में शीशे घुस गए, खून बह रहा था, उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था, रक्त, गर्दन पर गला दबाने के जख्म थे, उसके जो पैर हैं 90 डिग्री पर मिले, जो जब तक पेल्विक हड्डी ना टूट जाए तब तक वो स्थिति नहीं आती। पैर जख्मी, हाथ जख्मी, होठ जख्मी, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ चोट नहीं। पैर की एड़ी टूटी हुई, हाथ की उंगलियां टूटी हुई, नाखून। मतलब इस हद तक जघन्य अपराध कैसे कोई माफ़ कर सकता है इस मानसिकता को? जहाँ भी पनप रही हो, जो भी इसको संरक्षण देने वाले हों, संरक्षण की बात इसलिए करनी पड़ेगी कि तमाम ऐसे प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से लेकर आम जनता तक यह उठे हैं कि क्यों एफआईआर में दर्ज की गई देरी। 20 घंटे बाद एफआईआर। सरकारी हॉस्पिटल में एक घटना हो जाती है, रात को जब वह बेटी यानी डॉक्टर ट्रेनी अपनी ड्यूटी पर है, डॉक्टर साथियों के साथ उसने खाना भी खाया है 1 बजे। अब इससे पहले उसने 11:30 बजे अपने माँ बाप को भी फ़ोन किया है, वो सुरक्षित है, आप भी खाना खा लीजिए, मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। इससे ज़्यादा माँ बाप क्या करेंगे कि वो समय समय पर उनका ध्यान भी रख रहे हैं,
उन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर भी बना दिया। लेकिन इस मानसिकता के लिए जिम्मेदार कौन? वह सड़क पर नहीं जा रही थी, वो पिक्चर देखने नहीं गई थी, वो खेतों में नहीं घूम रही थी, वो अंधेरे में नहीं भटक रही थी। वो पढ़ी लिखी बेटी थी जिसे हम सशक्त बनाते हैं पढ़ा लिखा कर। वो बेटी जो पता नहीं कितने हजारों लोगों की सेवा करके उनकी जान बचाने वाली थी, लेकिन दुष्ट मानसिकता ने उसे कुचल डाला। इतना ही नहीं, उस वारदात को छुपाने की, उस क्राइम सीन को बदलने की कोशिशें, यह कौन सी मानसिकता है? क्या यह अपराध की जननी का संरक्षण है? तमाम ऐसे प्रश्न कोर्ट के सामने, पुलिस के सामने, जनता के सामने उठ खड़े हुए हैं। किसके लिए 20 घंटे की देरी? किस लिए? उसके माँ बाप को 3 घंटे इंतज़ार कराया जाता है, फ़ोन करके बताया जाता है उसने सुसाइड की कोशिश की है, मिलने आ जाइए। यह सारी घटनाएं अखबारों में छप चुकी हैं। आप दिन पर दिन एक के बाद एक खुलासा देख रहे हैं। यह खुलासा, ये पूरे देश के लिए यह पोस्ट है जो तमाम प्रश्न हम लोगों को चिंतन करने हैं कि व्यवस्था में कहाँ कहाँ छेद हैं, मानसिकता में कहाँ कहाँ संरक्षण देने वाले हाथ हैं। और इस तरीके के खुलासे कि जो कॉलेज का प्रिंसिपल ही हो वह भी संगीन आरोपी के घेरे में हो। कहाँ क्या पक रहा था, उस बिटिया ने क्या देख लिया? क्या वो सचमुच सिर्फ एक सनकी साइकी मानसिक रूप से हाइपर सेक्सुअलिटी के व्यक्ति का शिकार हुई, या फिर कहीं व्यवस्था में छेद की जानकारी आने पर उसे यह प्रताड़ना, उसको सामूहिक गैंग कहें या सामूहिक मानसिकता का बलात्कार कहें, यह तमाम प्रश्न समाज के सामने खड़े हो रहे हैं। क्योंकि वह बिटिया जो सशक्त थी, पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर थी, वह उस मानसिकता, अगर वो अकेला व्यक्ति था जिसे आरोपी कहा गया है, तथाकथित आरोपी संजय राय, स्वैच्छिक यानी कि वॉलंटियर सेवा करने वाला सेविक, पुलिस की तरफ से उसको एक बाइक मिली है, उस पर वो पुलिस का धड़ल्ले से स्टिकर लगाता था, घूम रहा था अस्पताल के अंदर बाहर। यहाँ तक तो ठीक है कि वो वॉलंटियर था, लेकिन वह क्या सचमुच में वॉलंटियर सेवक था? प्रश्न 1। अगर वो वॉलंटियर था तो उसका कहीं कुछ एंट्री होती थी? कितनी बार वो हॉस्पिटल में गया, कब गया, क्यों गया? एंट्री नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? सुरक्षा में छेद। कहाँ चले गए थे वो कैमरे? जब कैमरा मॉनिटरिंग करने के लिए होता है हॉस्पिटल में, यह नहीं होता कि वारदात हो जाए और हम उसे बाद में देखें, पुलिस बाद में खंगाले। सुप्रीम कोर्ट उसमें तमाम प्रश्न करने के लिए बेंच बैठाए और तब हम ये नेशनल टास्क फोर्स बैठाएं। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करती है गवाहों के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट करती है वकीलों के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट करती है पुलिस के बयान के अनुसार। लेकिन इससे पूर्व तो ये सारा खेल आपके हाथ में है। जहाँ वारदात घट रही है वहाँ व्यवस्था में कितने छेद? किसी भी स्टेट का मसला हो, यह घटनाएं घट जाती हैं। आज कोलकाता में घटी और 51 साल पहले नर्स बेटी के साथ घटी थी महाराष्ट्र, मुंबई में घटी थी ये। और महाराष्ट्र में भी 2 बेटियों के बच्चियों के रेप का अभी मसला ठंडा नहीं हुआ है। वह 42 साल तक कोमा में रही नर्स, हॉस्पिटल में सेवा कर रही थी और वहाँ के स्पॉट बॉय
जो दिन रात हॉस्पिटल में मनमानी करते घूमते हैं, पेशेंट के साथ क्या करते होंगे? वह स्पॉट बॉय गर्भवती स्त्री के साथ क्या करते होंगे? जो मासूम बेटी, जब उनका एक्सरे लिया जाता है वहाँ स्पॉट बॉय होते हैं। कहीं से भी अंगों की छेड़छाड़, बदतमीज़ियाँ जो खबरों में भी नहीं आ पाती। क्या किसी ने यह प्रश्न किए हैं कि हॉस्पिटल में स्पॉट बॉय का दायरा कहाँ तक है? वह पेशेंट के कपड़े बदलवाने से लेकर एक्सरे में उन्हें छूने छाने तक कितनी व्यवस्थाओं में छेद है। एक महिला, एक बेटी अपना इलाज कराने गई है और स्पॉट बॉय डॉक्टर की तरह वहाँ छोड़ दिया जाता है मनमानी करने के लिए। यह तमाम प्रश्न तो हैं ही, लेकिन वो कोमा में 42 साल जूझती रही महिला, यानी कि अपनी वृद्धावस्था तक उसने दम तोड़ा किसी बीमारी में बाद में। लेकिन आरोपी अब 7 साल की सज़ा के बाद मतलब खुला घूमने वाला है। 7 साल की सज़ा हो गई उसकी। इस तरीके के आरोपी, व्यवस्था, मानसिकता, इसको संरक्षण देने वाले हाथ बहुत चिंता का विषय है। हर किसी के लिए, प्रबुद्ध वर्ग के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, जिसने यह घटनाएं समय समय पर हमें शर्मनाक कर देती हैं, पूरे देश को शर्मसार कर देती हैं ये घटनाएं। कहाँ हम नक्षत्र में पहुंच रहे हैं, कहाँ हम बुलंदियों पर हैं, कहाँ ये मानसिकताएं जड़ में दीमक की तरह से समाज को नष्ट करने पर लगी हुई हैं। और मासूम बेटी, बहू उनका टारगेट। क्या इतना ही? अगर इतना ही है तो कॉलेज के, अभी कोलकाता घटना की बात चल रही है, तो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनका क्या दायित्व था? सुरक्षा, रात की मॉनिटरिंग, बेटी वो कहाँ सोती हैं, कहाँ आराम करती है, वहाँ कौन होता है, फीमेल एंट्री, ये सब। लेकिन इसके साथ चलिए वहाँ पर चूक हो गई आपसे, लेकिन उसको बचाने में कहाँ चूक हुई? वो कौन सी मानसिकता थी? 20 घंटे बाद तक घटना को दबाना, पेरेंट्स को भी गुमराह करना कि आत्महत्या थी। फिर मेडिकल डॉक्टरों की डिमांड पर, प्रदर्शन पर उसको चेंज करना। और कितनी भी खतरनाक प्रश्नों के हजारों प्रश्न उठे हुए हैं, लेकिन जो मूल प्रश्न यही हैं कि पोस्टमार्टम हो गया, बेटी के एक एक अंगों का पोस्टमार्टम, काट छाँट होती है, जो भी प्रोसेस है। लेकिन इससे पहले क्या एफआईआर हुई? क्यों नहीं हुई? वह सरकारी हॉस्पिटल, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जहाँ बच्चे ट्रेनिंग पढ़ते भी हैं, जहाँ इलाज भी होता है, जहाँ से तमाम नियम सेवाओं के और मेडिकल जगत के निकलते हैं, वहाँ पर अमानवीयता कैसे पनप गई? कहाँ कौन कौन से बीज थे वहाँ? कैसे खुला घूम रहा था? अगर आरोपी संजय राय ही है तो संरक्षण देने में इस कहाँ चूक हुई? क्यों हुई? संदीप घोष प्रश्न के घेरे में क्यों आए? क्यों? क्या उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया जो होना चाहिए था? सुरक्षा से लेकर विजुअल कैमरों तक, कोई भी वहाँ पर घुसा चलाए, 4 बार वहाँ पर घुस जाए, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है कैमरे की, कैमरे लगे हुए हैं, क्या इस दिन काम आएंगे? कि बाद में हमें देखें कि 3 बार संजय राय वहाँ पर आया था। जब खबरें यह बताती हैं, कैमरे बताते हैं, सीबीआई के प्रश्न बताते हैं कि वह 3 बजे वहाँ, इससे पहले वो 3 बार गया हॉस्पिटल में। पहले वो सिविक वॉलेंटियर के रूप में, फिर दोबारा, फिर तिबारा, और फिर 3 बजे एंट्री करके निकलते हुए 40 मिनट हॉस्पिटल में रहा, 3:45 बजे हॉस्पिटल से निकला और जाकर मज़े से पुलिस की बैरक में सो जाता है। वो सो जाता है और उसको उठाया जाता है कि भाई उठो, तुम क्राइम के आरोपी हो। क्या है ये कि उसको उठाया जाता है? आरोपी
जिसको हम बोल रहे हैं गुनाहगार, क्या वो अकेला है और वो इतने आराम से सो जाता है? उसे पता है कि उसको बचाने वाले लगे हुए हैं जा कर के। पूरी मेडिकल व्यवस्था, अस्पताल जहाँ पर हिल जाना चाहिए था, वहाँ घटनाओं के क्राइम सीन को बदला जा रहा था। आखिर क्यों? क्या वहाँ कुछ पक रहा था? और वह आरोपी जो वॉलंटियर कार्य कर रहा था, जहाँ पर बॉडीगार्ड सरकारी होनी चाहिए, जहाँ पर पूरी व्यवस्था सरकारी होती है, क्योंकि यहाँ पेशेंट का भी सवाल है, यहाँ डॉक्टर का भी है, हर एक का है जो भी वहाँ पर सेवा में लगा हुआ है, और वो भी खास सेवा। क्योंकि एक जब पेशेंट होता है तो मेडिकल सेवाओं को कभी रोका नहीं जाता। जैसे पुलिस सेवाएं नहीं रोकी जाती, तो मेडिकल सेवाओं के लिए भी वही रूल है। और वहाँ इतना कुछ हो रहा था। सेमिनार रूम में लाश पाई जाती है, सेमिनार रूम में लहूलुहान वो बेटी पाई जाती है, और वहाँ पर इतनी देर तक क्या उसके अन्य साथी जो 1 बजे तक खाना जिन्होंने साथ खाया, जो वो अन्य भी ड्यूटी पर होंगे, वह भी तो आराम करते होंगे ना बाद में। क्या इतने बड़े सेमिनार रूम में एक बेटी ही आराम करती है? वहाँ कोई छुपा हुआ अपराधी हो सकता है, घात लगा कर बैठा हुआ, या फिर मंसूबे पका रहा जो पहले से या आए दिन इस तरीके की हरकतें होती रही हों। एक उजागर हुई विभत्स और ऐसे घिनौने कांड के बाद वह सेमिनार रूम, उसका वहाँ पाया जाना, और जो उसके साथी थे उनकी ऑटोप्सी भी हो रही है, मांग की गई, उठी हो रही है, सीबीआई सब कुछ कर रही है, वो भी तो गए होंगे। क्या उन्हें यह इशारा किया गया होगा कि वह अपनी ज़बान ना खोलें और कहें कि वो तो उन्हें लगा साथी को कि वो सो रही होगी हाथ पर रख सर के नीचे हाथ रखकर, और उसे लगा कि बेंच की दिशा से वो आराम कर रही है, या फिर कुछ अन्य? क्योंकि डॉक्टर जब आपस में आते हैं, मिलते हैं, मेडिकल सेवाओं में रात में ड्यूटी होते हैं, तो उसकी ड्यूटी के लिए भी उसकी कॉल हुई होगी इतनी देर में कि इतने घंटे वो कहाँ है। एक नर्स की भी ड्यूटी लगती है तो उनकी भी कॉल पड़ती है। पूरा एक मैनेजमेंट होता है, वो उनकी ड्यूटी लगाता है, समय समय पर उन्हें बुलाता है, उनको ढूंढा जाता है वो कहाँ है, कौन से मरीज को देखने के लिए उनकी ड्यूटी। ये सब प्रश्न हैं। यानी 42 साल बाद, 51 साल बाद उस महिला को, बॉम्बे में नर्स को न्याय नहीं मिल पाया। अपराधी खुला घूमेगा, और यहाँ फिर से एक कांड, एक पर एक। यह संगीन आरोप यही नहीं थमते। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली जब अपनी आवाज़ अखबार की सुर्खियों में देखते हैं, जो यहाँ कार्यरत नहीं थे अब, उनकी आत्मा भी हिल जाती है। और वो क्या देख रहे थे और कहाँ आरोप, उन्होंने क्या क्या उनका पर्दाफाश किया, उन्होंने अपनी ज़बान खोली कैमरों के सामने। उन्होंने भी संगीन आरोप लगाए हैं। आरोपों की सत्यता तो कोर्ट और पुलिस और प्रशासन ही साबित करेगा, लेकिन वह आरोप कम संगीन तो नहीं है। मानव अंगों का व्यापार, उनके आरोप के मुताबिक अगर उसकी गहराई में जाएं, मानव अंगों का आरोप, वहाँ पर लाशों को लावारिस बताकर बेच दिया जाता था, जिसका जिम्मेदार प्रिंसिपल संदीप घोष, जो कि आज बलात्कार, बिटिया के बलात्कार की घटना के समय वहाँ पर ड्यूटी पर वह प्रिंसिपल थे। सुरक्षा का तो प्रश्न है ही उनके ऊपर, लेकिन यह आरोप और भी स्थिति को गंभीर पैदा करने वाले हैं, चिंताजनक है कि लावारिस पेरेंट जब उनके अभी वो जाते थे किसी भी लाश के जो निजी जन हैं, उनसे कहा, उनको पता भी नहीं है और उनको लावारिस करके पोस्टमार्टम कर दिया गया। 5 घटनाएं के जिम्मेदार वो खुद बताते हैं। अख्तर अली मीडिया
के कैमरे पर, जो उन्होंने खुलासा किया, आपने हर चैनलों पर देखा है कि उन्होंने जब आरोप शब्द कहता है पत्रकार, तो वो कहते हैं आरोप नहीं, मैंने पर्दाफाश किया है। वो अपनी स्ट्रांग वॉइस में कह रहे हैं कि वो लाश बेचते थे, और इतना ही नहीं, जो मेडिकल वेस्ट होता है वो बांग्लादेश में बेचा जाता था बिना किसी परमिशन के। तो ऐसा कितना कुछ क्या क्या पक रहा था वहाँ पर, जो डॉक्टर बिटिया शायद उसकी गवाह गलती से ना बन गई हो, उसने कुछ देख ना लिया हो, और वह जघन्य अपराध के घेरे में आ गई और उसको यह सब झेलना पड़ा। क्या यह सिर्फ संजय राय का बलात् एक कृत्य था, या फिर इसके पीछे तमाम हाथ? यह प्रश्न आज कोर्ट से लेकर के मेडिकल जगत तक सभी ने उठाए हैं। बहुत ही गंभीर है। सोचना होगा कितने घंटों बाद रिपोर्ट हुई, पुलिस कहाँ गुमराह हुई, पुलिस की भी कहाँ चूक हुई, अस्पताल प्रशासन ने क्यों ऐसी गलतियाँ की, संरक्षण देने के लिए पुलिस से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक क्यों बचा रहे थे। संजय राय क्या इतना बड़ा कोई उनका अपना क्या था, वो उस गैंग का क्या था जो उसको बचाया जा रहा था। ये प्रश्न उठते हैं कि एक अपराधी, उसको तो कोई बचा नहीं सकता, क्यों बचाएगा कोई, जब तक कि कोई इसके पीछे तमाम तरह की ऐसी मजबूरियां ना हो बचाने वालों की, या उनके काले कारनामे सामने ना आ जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसे प्रश्न भी तमाम उठ रहे हैं। सीबीआई अपने ढंग से हर पहलू पर कार्य करती है। प्रथम पुलिस सबसे पहले जहां वारदात होती है वहां के आसपास के लोग, लेकिन वीडियोग्राफी नहीं हुई। कितनी विडंबना है कि केस की पोस्टमार्टम से पहले वीडियोग्राफी तक भी नहीं हुई। काट छाट हो जाती है बॉडी की, बाद में एफआईआर होती है। सारे सबूतों को मिटाने की ये कोशिशें, और खबरों में आता है कि आरोपी अपना कोई ना कोई क्लू छोड़ देता है। यह ठीक है, संजय राय इसका एक पुर्जा है या पूरा जिम्मेदार, यह तो कानून ही बताएगा। लेकिन उसका ब्लूटूथ का वहाँ मिलना जो उसके गले में लटका हुआ था इससे पहले, तो ये तो बताता है कि वो तो निश्चित रूप से वहाँ था। ये जो गवाहें पुलिस प्रशासन को, सीबीआई को, कोर्ट को, उन्होंने तो ये प्रश्न उठाए ही हैं। लेकिन उसकी मानसिकता कि वह रेड लाइट एरिया जाता था, ये सिर्फ क्या मानसिकता थी? क्या सिर्फ उसका हाइपर सेक्सुअल बीमारी थी? वो उस रात भी उसने 2 बार रेड लाइट एरिया में जाने की बात एक चैनल में किसी वीडियो सोशल मीडिया पर कबूली। उसके दोस्त ने कबूली मीन्स उसके दोस्त ने उसे कहा कि वो इस तरह की आदत का था और उसको वहाँ देखा गया। वो किसी दोस्त के साथ गया था, दोस्त रेड लाइट एरिया में दोनों जगह ऊपर जाता है, जो वहाँ के प्रख्यात आसपास के रेड लाइट एरिया हैं। वो बाहर खड़ा रहता है वो। अगर वो हाइपर सेक्सुअलिटी का बीमार था तो वो नीचे खड़ा हुआ है और दोस्त ऊपर गया हुआ, ये भी प्रश्न खड़ा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं देह व्यापार से भी जुड़े हुए कुछ सवाल यहाँ पर थे। वह बिटिया सिर्फ एक डॉक्टर ट्रेनी नहीं थी, वहाँ और भी डॉक्टर ट्रेनी हैं जिसके घेरे में वह व्यवस्था आ रही है कि यह आरोप भी अख्तर अली ने अपनी ज़ुबान में उठाए हैं कि जो स्टूडेंट उनकी नहीं सुनते वहाँ पर उनको हैरेसमेंट करने के नाम पर सज़ा देना और उन्हें फेल करने की धमकियाँ, क्या यह भी एक इसका हिस्सा था? यानी एक के बाद एक अपराध की कड़ी। स्टूडेंट को हैरेस करना, स्टूडेंट को फेल करना
उनका क्या देह व्यापार से भी कुछ ऐसा प्रश्न उठता है कि वो क्यों गया था वहाँ पर, क्यों जाता था? अगर उसे अपनी बीमारी या अपना ग्रेटिफिकेशन उसको करना था, अपनी संतुष्टि के लिए जाना था, तो वो नीचे क्यों खड़ा था? क्या वो एक माध्यम था बड़े अपराध तंत्र का? क्या इसीलिए उसे संरक्षण मिला 20 घंटे? यह सारे नेटवर्क जो अपराध के प्रश्न उठाए हैं कोर्ट ने, प्रशासन ने, जनता ने, इन पर बहुत ही चिंतन करने की ज़रूरत है, ताकि 51 वर्ष पहले जो नर्स मुंबई में कोमा में पड़कर दम तोड़ती रही, जूझती रही, प्रश्न करती रही, पूरे समाज से क्या कोई उसे न्याय दिला पाएगा? क्या कोई इस मानसिक अपराध की कड़ी को ख़त्म कर पाएगा? वो नहीं कर पाई। और दूसरा हमारे सामने फिर से, और तीसरा और चौथा बलात्कार। ये मानसिक बलात्कार, ये मानसिक अपराध की कड़ी को समाप्त करने के लिए कानून और समाज व्यवस्था से भी ऊपर क्या कुछ बेटियों को भी सोचने की ज़रूरत है, और माँ बाप को भी। हर घर में क्या आपको नहीं लगता एक लक्ष्मीबाई पैदा करने की ज़रूरत है, जो कुचल दे ऐसी मानसिकता को कि उसकी तरफ कोई देखे भी? क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे भी आंखों तक से बलात्कार करने वाली भी मानसिकता अगर हो और उन्हें कुचलने की कोशिश करे, उनके करियर के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल करे, उनको सज़ा दे, उनको ख़त्म करने के लिए उस बेटी को एक बार फिर से देश की वही बेटियां बनानी होंगी, वही बेटियां बनानी होंगी जो इस मानसिकता की जड़ को ही ख़त्म कर दे। प्रश्नों के घेरे में पूरी व्यवस्था। कब तक हम यह कहते रहेंगे कि कानून बना दीजिए, सख्त कानून बन गया है, लेकिन क्या उस कानून को देखने वाला है कोई? जो मानसिकता पनप रही है उसको ख़त्म करने के लिए क्या व्यवस्था है? हमारे कामकाजी स्थलों में क्या व्यवस्था है? उनकी छोड़ने की क्या व्यवस्था है? उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? वो कैब से कैसे पहुंचाई जाती हैं, उनकी क्या व्यवस्था है? जब उनकी शिकायतें आती हैं, क्या उन पर कितने त्वरित एक्शन लिए जाते हैं, या फिर शिकायतें होती ही नहीं क्योंकि उन्हें फेल कर दिया जाएगा? मतलब पहले ही उनकी फेल्योर का डर दिखाकर वो क्या डॉक्टर बनेंगी या क्या बनेंगी वो, जिनको हम पहले से ही डरा धमका कर उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं? वो ट्रेनिंग में ही क्या उनको ये सिखाया जा रहा है कि मानव अंगों का व्यापार? क्या उनको यह सिखाया जा रहा है कि किसी भी लाश को हम लावारिस कहकर बेच दें, यहाँ तक कि बायो वेस्ट तक भी? इन तमाम चीज़ों को खंगाल रही है सीबीआई। कोर्ट ने बुरी तरह लताड़ा है। बहुत प्रश्न एक के बाद एक खड़े किए हैं। इन प्रश्नों पर नेशनल टास्क फोर्स भी गठन कर इस घटना पर एक डेट निश्चित की गई है अपनी रिपोर्ट देने के लिए। लेकिन अख्तर अली पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने जो प्रश्न उठाए, क्या एक अस्पताल तक ही वह सीमित हैं, या मानसिकता दीमक की तरह कहीं और भी खा रही है? इन सब प्रश्नों को पूरी तरह से खंगालने की ज़रूरत है। संजय राय जो खुलेआम अब तथाकथित अपराधी अगर घूम रहे हैं बाइक पर, स्टिकर भी मिल जाए उन्हें वॉलंटियर के नाम पर, जबकि एक आम आदमी जब भर्ती कराने जाता है तो उसे मुश्किल से एंट्री मिलती है अस्पताल के अंदर। यह सब क्यों? प्रश्नों के रडार पर यह जो काला कारनामा हुआ है, काले चिट्ठे खोलने होंगे, कहाँ क्या हो रहा है। यह बेटी, इसके नाम के लिए कोर्ट कह सकती है कि उसका नाम क्यों खुलासा हुआ, सोशल मीडिया से हटा दीजिए, एक नाम हट जाएगा। लेकिन उनके नाम से हटा देंगे क्या नाम बिटिया का, जिनकी बिटिया गई है?
क्या उनके दिलो दिमाग से अपनी बिटिया का नाम हटा देंगे जिसने यह देखा है अपनी बिटिया को जाते हुए? लहू लुहान जख्मों से भरी हुई, रक्त रंजित मानसिकता, बेटिया नहीं, रक्त रंजित मानसिकता खत्म करने का वक्त आ गया है। आप सोचिए, उठिए और सोचिए। जहाँ भी आप देखें, हॉस्पिटल हो, टीचिंग संस्थान हो, ट्यूशन सेंटर हो, और तो और पुलिस और तमाम जहाँ भी हों, क्या उन बेटियों की संरक्षण के लिए सुरक्षित स्थान है, सुरक्षित माहौल है और नहीं है? तो क्या आप डरा कर अपनी बेटी को सिर्फ यही सोचते रहेंगे, बेटी को काम नहीं कराएं, उसकी शादी कर दें और बस घर पाले? बहुत गंभीर प्रश्न है, आप सबको सोचने होंगे। आज देश में महिला सुरक्षा के लिए बड़े बड़े कानून हैं। सख्त कानूनों में और पुराने कानूनों को बदलने की आवश्यकता के साथ भी तमाम सेमिनार्स होती हैं, चिंतन होता है, जगह जगह पिंक थाने बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इसके बावजूद जो बड़े बड़े हाथ हैं वही बैठकर और छोटे हाथ मिलकर यह सब कुछ कर देते हैं। कहाँ कॉलेज का प्रिंसिपल, कहाँ एक वॉलंटरी वहाँ पर जिसका वो कोई ग्रेड भी नहीं था, उसका कोई पद भी नहीं था, वो खुला खेल कर रहा हो। इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहूँ? यह पीड़ा मेरी, आपकी, पूरे देश की, यहाँ तक कि पूरे विश्व की है। ये पीड़ा एक के बाद एक खुलासे खबरों का मीडिया में, समाचार पत्रों में छा जाना, निर्भया कांड होना, तंदूर कांड होना, अभया कांड होना, कांड का नाम देते रहेंगे हम। अब इंतज़ार नहीं। अब जिनको दायित्व दिए जाते हैं, अगर वही भक्षक बन जाएं, जो प्रिंसिपल संरक्षण के लिए बना हो वही खबरें दबाने लगे, वही मानव अंगों के व्यापार के घेरे में हों, और मेडिकल जगत का एक व्यापारी, उसे व्यापार की मानसिकता ही दे लीजिए, कैसे वो देह व्यापार में बार बार जा रहा है रातों को, और फिर हॉस्पिटल आ रहा है, फिर वो वहाँ पर जा रहा है, फिर वहाँ आ रहा है, यानी कि वह लगा हुआ है पूरी तरह से व्यवस्था को नष्ट करने में। ऐसी मानसिकता, ऐसा वेब, ऐसा जाल, अपराध का ऐसा जाल, इसको तोड़ने का वक्त आ गया है। इस जाल को केंद्रीय कानून से लेकर के घर परिवार की माँ, बिटिया, पिता तक चारों तरफ निगरानियाँ, चर्चाओं के साथ साथ बेटियों को और बेटों को ऐसी मानसिकता देना, और जो ग्रेड हैं, जिनको ड्यूटी दी गई है, उनको प्रश्नों के घेरे में लाकर त्वरित कानून की प्रक्रिया को तेज करना। या नहीं कि 42 साल तक एक नर्स इंतज़ार करती रहे बिस्तर पर कि उसे न्याय मिलेगा और वो दम तोड़ दे। दम तोड़ रही है आज की संरक्षा और सुरक्षा की चिंतन, दम तोड़ रहा है। क्योंकि एक माँ कैसे बेटी कोई जन्म पर ना रोए, फिर लोग कहते हैं कि बेटी का जन्म हुआ वो रो दी, भ्रूण में ही वो मारना चाहे, वो कैसे जिंदा रखे? यह तमाम प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि पहले उस मानसिकता को कुचलना होगा। हर घर एक लक्ष्मीबाई। टप टप करते हुए आए, और जहाँ कुछ एक भी बुरा हुआ होते देखे, वह धनुर्धारी महिला और उसको संरक्षण देने वाले हजारों हाथ उसके साथ आकर खड़े हो जाएं। वही है स्त्री और पुरुष का संतुलन, वही है भाई माता पिता का संतुलन,
वही है व्यवस्था और जनता का संतुलन। हमें इस संतुलन के बारे में बहुत कुछ खंगालना होगा। खबरों में एक के बाद एक खुलासे होते आपने देख लिए हैं। प्रश्न हजारों हैं जिनकी मैं क्लिप्स भी आपको वीडियो में शेयर कर रही हूँ, और वीडियो कोर्ट से लेकर कार्रवाई तक आप चैनल पर देख रहे हैं। लेकिन एक बार यहाँ भी सोचिए कि वह संजय राय, वह संदीप घोष या उसके अन्य पीछे तमाम वह चुप, उनके साथी जो ऑटोप्सी पर गए हैं, उन्हें कितनी आवाज़ उठानी होगी, उन्हें क्या क्या खुलासे करने होंगे। व्यवस्था इस पर हर मेडिकल हॉस्पिटल से लेकर हर कामकाज स्थल तक, गली मोहल्ले से लेकर, क्या अब नया टास्क फोर्स बनाती है, क्या स्ट्रेटजी लेती है, यह सब चिंता का विषय है। और मैं फिर से आप सभी से यही कहूँगी कि अपने आसपास निगाह खुली रखें, और निगाह खुली रखने के साथ व्यवस्था पर जो भी प्रश्न होते हैं निरंतर चिंतन करके कुछ मार्गदर्शन करते रहें। तमाम मंचों से हम सब का दायित्व है, यही सोचकर बहुत पीड़ा हुई इस पर पोस्ट बनाने से पहले। बहुत सोचा कि इतना सब कुछ तो खबरों में आ रहा है, लेकिन कोई भी एक माँ, कोई भी एक सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी एक पत्रकार, कोई भी व्यवस्था का एक पब्लिक पर्सन कैसे चुप रह सकता है। इसलिए हम सबको इस पर चिंतन करके एक नई दुनिया, सुंदर दुनिया, सशक्त दुनिया, सशक्त बेटी के बारे में सोचना है। क्योंकि हमने बेटी पढ़ा लिखा कर उसे आगे काम तो दे दिया, लेकिन हमें माहौल भी बनाना होगा उनके अनुकूल, तभी तो यह समाज सुरक्षित है। देश जो मार्गदर्शन करने के लिए बड़े बड़े कार्य कर रहा है, विकास की बुलंदियों पर है, वहाँ पर ऐसी दीमक के लिए समय समय पर स्प्रे करना होगा जो मानसिकता में लग रही हैं, चाहे वो पैसे के लालच में, चाहे वो मानव अंगों का व्यापार हो, देह व्यापार हो, या उस बेटी का बलात्, उसके साथ जघन्य अत्याचार। रक्त रंजित पूरी मानसिकता हुई है, पूरे समाज की आत्मा रक्त रंजित हुई है, छलनी हुई है। यह आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, बल्कि इस पर सृजनात्मक पॉजिटिव कार्य करने होंगे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि कुछ ठोस काम, एक सुंदर व्यवस्था, सुंदर रचना। और जो क्लिप्स खबरों की हैं थोड़ी सी शेयर इसलिए कर रही हूँ, घटना तो सबके आपके सामने ही है, लेकिन एक चिंतन के साथ मैं यहीं पर आप पर यह दायित्व छोड़ती हूँ कि आप कुछ करें। आपने इस घटना से क्या बिंदु पर प्रश्न छोड़े हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए, और ख़ुद कितना कदम उठाएंगे महारानी लक्ष्मीबाई तैयार करने की दिशा में हर बेटी को। यह सब अपने मंच मीना कौशिक लाइव पर, जो कि आपका मंच है, जनहित के तमाम स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की और जनहित की तमाम समस्याओं को लेकर मैं आपके सामने पोस्ट देती रहती हूँ। आज का विषय हर एक को तार तार करने वाला है, इसलिए मैं चाहूँगी अपने अनुभव ज़रूर भेजें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अनुभव साझा करने के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए और जनता के और समाज के सुख समृद्धि और बेटियों के संरक्षण के लिए कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी अनुभव ज़रूर मुझे लिखकर भेजें। और उम्मीद करती हूँ मेडिकल बिटिया को न्याय तभी मिलेगा जब यह व्यवस्था सुदृढ़ हो, सशक्त हो। एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता। एक हाइपर सेक्सुअलिटी के जिम्मेदार को हम उसकी साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक अपराध कहकर उसको नकार नहीं सकते। हमें इसके लिए परमानेंट इलाज ढूंढना होगा। हमें समय समय पर ऐसे स्प्रे करने होंगे, वैचारिक स्प्रे, विचारों का आदान प्रदान,
ताकि सशक्त हो, बेटी सुरक्षित रहे। पिंक थाने बनाने से, कानून बनाने से सख्त ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब का दायित्व मिलजुल कर आइए इस दिशा में कदम उठाएं। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।